नमस्कार। गोविंद पारिक के 80 पेज के सीरीज में आज हम लोग बात करने वाले हैं पेज नंबर 66 की बात करेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर कुछ पंचकर्म से संबंधित बातें की गई, बौमन विरेचन से संबंधित बातें की गई है। तो यहाँ पर सबसे ऊपर हम लोगों ने क्या लिखा है, चरक, ठीक है ना। स्नेहन के ऐसा प्रश्न पूछा जाता है, ऐसा थ्योरी बताया गया है कि सम्यक स्नेहन के 1 दिन बाद बमन कराते हैं और 3 दिन बाद विरेचन कराते हैं, ठीक है ना। ध्यान देने वाली बात है, सम्यक स्नेहन के जब सम्यक स्नेहन हो जाए तो उसके कितने दिन बाद बमन कराएंगे, 1 दिन बाद बमन कराएंगे, और कितने दिन बाद सम्यक स्नेहन के बमन विरेचन कराएंगे, 3 दिन बाद विरेचन कराते हैं, ठीक है ना। ये बात तो चरक ने कही है। फिर चरक कहते हैं कि विरेचन के 7 दिन तक निरूह और निरूह के 7 दिन तक विरेचन न दें। इसका मतलब जब विरेचन हो जाए तो 7 दिन तक निरूह नहीं देना चाहिए, और जब निरूह हो जाए तो 7 दिन तक उसके विरेचन नहीं देना चाहिए। एक दूसरे के अपोजिट है। ओके, ये तो बात अब चरक की हो गई। बात करते हैं सुश्रुत। सुश्रुति ने कुछ बोले गया, देखेंगे बमन करने के पश्चात 15 दिन पश्चात विरेचन, बमन के 15 दिन पश्चात विरेचन एवं विरेचन के 7 दिन पश्चात अनुवासन का विधान होता है। ये बात कौन कर रहा है, ये सुश्रुत बोल रहे हैं, ठीक है ना। बहुत अच्छे से ध्यान से दीजिएगा और इसको लिख लीजिएगा। फिर से सुश्रुत क्या बोलते हैं, बमन के 16 दिन पश्चात निरूह, बमन के कितने दिन पश्चात निरूह बस्ती देते हैं, और निरूह के तत्काल पश्चात अनुवासन दिया जाना चाहिए। तो सुश्रुत ने दूसरी बात क्या कही, बमन दिया गया है उसके 16वें दिन, उसके 16 दिन पश्चात 16 दिन बाद निरूह देना चाहिए, और निरूह देने के तत्काल पश्चात अर्थात तुरंत बाद अर्थात उसी दिन अनुवासन देना चाहिए, ठीक है ना। तो ये बात हुई। अब बात कर लेते हैं कि अनुवासन वस्ती हेतु श्रेष्ठ काल। तो सबके लिए एक निश्चित समय बताया गया है कब देना चाहिए अनुवासन वस्ती। तो देखा, प्रदोष काल, प्रदोष को बोलते हैं संध्या, अर्थात अनुवासन वस्ती का जो श्रेष्ठ काल होता है वो संध्या के समय होता है, शाम के समय होता है, प्रदोष काल बोलते हैं। उसी तरह से आस्थापन बस्ती जो कि रुक्ष बस्ती होती है, क्वाथ बस्ती होती है, उसका श्रेष्ठ काल क्या है, मध्याह्न काल होता है। मध्याह्न मतलब दोपहर के समय होता है, ठीक है ना। सो देखिए, बमन व विरेचन हेतु श्रेष्ठ काल कौन सा है, पूर्वाह्न में। पूर्वाह्न में सुबह सुबह होता है, तो ध्यान दीजिएगा, बमन विरेचन के लिए श्रेष्ठ काल पूर्वाह्न में होता है। बट यहाँ पर हमने क्या लिख दिया, बट स्तन दोष, अगर किसी को स्तन दोष हो गया, स्तन दोष की चिकित्सा में सायंकाल बमन बताया गया है, शाम को बमन बताया गया, ठीक है ना। तो वो तो स्पेशल कंडीशन हो गया, किसी को स्तन दोष हो गया उस कंडीशन में शाम को बमन क्रिया करानी चाहिए। अब बात कर लेते हैं वस्ती प्रत्यागमन काल। बस्ती प्रत्यागमन काल का मतलब होता है जब बस्ती किसी को दिया जाता है, एनिमा दिया जाता है, ठीक है ना, तो उसको वापस आने का एक निश्चित समय होता है, कितने समय बाद वो बस्ती वापस आ जाती है, इसको बोलते हैं बस्ती प्रति आगमन। प्रति मतलब जिस रास्ते से गया उस रास्ते आगमन हो जाएगा, वापस आ जाएगा, प्रति आगमन या प्रत्यागमन कहते हैं, ठीक है ना। काल क्या है, तो यहाँ पर देखेंगे 2 पॉइंट है। एक तो आस्थापन बस्ती है जिसको हम लोग क्वाथ बस्ती कहते हैं और निरूह बस्ती कहते हैं, ठीक है ना। रुक्ष बस्ती होती है ये, ठीक है, इसमें स्नेह की मात्रा नहीं होती है। इसका जो प्रत्यागमन काल होता है 1 मुहूर्त या 2 घड़ी या 48 मिनट होता है। 1 मुहूर्त इक्वल टू 48 मिनट होता है। ये बात सभी ने बोली है, चरक, सुश्रुत, वाग्भट, जिसने भी प्रत्यागमन काल की बात किया, जिसने भी बस्ती की बात किया है, उस सभी ने आस्थापन बस्ती का प्रत्यागमन काल 1 मुहूर्त या 48 मिनट बोला है। लेकिन जब बात अनुवासन बस्ती की आ जाती है तो ध्यान दीजिएगा, इस कंडीशन में थोड़ा सा ध्यान देने की बात है कि इसमें चरक ने 3, इसका जो प्रत्यागमन काल बोला है 3 याम बोला है, 3 याम बोला है, ठीक है ना, 3 याम बोला है। लेकिन सुश्रुत, वाग्भट, सारंगधर ने अनुवासन बस्ती का प्रत्यागमन काल जो है अहोरात्र पश्चात अर्थात 24 घंटे माने हैं, ठीक है। तो इसको आप अपने हिसाब से लिख लीजिएगा, इसको पढ़ने में थोड़ा सा उल्टा हो जाएगा कि जो आस्थापन बस्ती होती है उन सभी का प्रत्यागमन काल जो होता है 1 मुहूर्त या 48 मिनट होता है, लेकिन जो अनुवासन बस्ती होती है जिसको स्नेह बस्ती कहते हैं उसका प्रत्यागमन काल चरक ने 3 याम बताए हैं, और बाकी सुश्रुत, वाग्भट, सारंगधर ने अहोरात्र अर्थात 24 घंटे बताए। 1 अहोरात्र मतलब 24 घंटे हो जाएगा, दिन रात मिलाकर। उसको देखेंगे अनुवासन बस्ती, इसके बाद देख रहे होंगे अनुवासन बस्ती कब देना चाहिए और आस्थापन बस्ती कब देना चाहिए। तो देखेंगे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कब देना चाहिए। अनुवासन जो बस्ती होती है जिसको स्नेह बस्ती कहते हैं, भोजन के तुरंत पश्चात देना चाहिए।
भोजन के तुरंत पश्चात अनुवासन बस्ती देना चाहिए। इसको टर्म क्या दिया है वहाँ पर जब पढ़ते हैं श्लोक में, आर्द्र पाणिनाम। आर्द्र पाणिनाम इसका मतलब जब खाना खाकर जब उठे, हाथ जब हथेली धुलें और हथेली को सूखने से पहले, आर्द्र मतलब गीला, हथेली गीला ही रहे तब तक उसको अनुवासन बस्ती दे दिया जाना चाहिए। उसको देखेंगे आस्थापन बस्ती, जिसको रुक्ष बस्ती कहते हैं, क्वाथ बस्ती कहते हैं। उसको निराहार मतलब खाली पेट देना चाहिए। भोजन के जीर्ण, निराहार का मतलब होता है भोजन के जीर्ण होने पर दे देना चाहिए, या इसको खाली पेट कहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, जो स्नेह वाली बस्ती है अनुवासन बस्ती, उसको खाने के तुरंत बाद देना चाहिए, आर्द्र पाणिनाम टर्म आया है। जबकि जो आस्थापन बस्ती है उसको निराहार था, खाली पेट था, भोजन के जीर्ण होने पर देना चाहिए। बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। उसको देखेंगे स्नेह नस्य की मात्रा। स्नेह नस्य की मात्रा देखेंगे 3 मात्रा दिए गए, हीन मात्रा, मध्यम मात्रा, उत्तम मात्रा। हीन मात्रा को प्रथम मात्रा बोलते हैं, मध्यम मात्रा को द्वितीय मात्रा, उत्तम मात्रा को तृतीय मात्रा बोलते हैं। जो हीन मात्रा होती है वो 3 बिंदु होती है, ठीक है। मध्यम मात्रा जिसको द्वितीय मात्रा कहते हैं, ये सुक्ति अर्थात 32 बूंद होती है, बिंदु या बूंद होती है। और उत्तम जो मात्रा होती है, जो तृतीय मात्रा कहते हैं, पाड़ी सुक्ति टर्म आता है, लेकिन इसका मतलब होता है 64 बिंदु। इसका मतलब पहला जो हीन मात्रा है 3 बिंदु नहीं है, 8 बिंदु है, ठीक है ना, 8 बिंदु है, सॉरी 8 बिंदु है। तो 8, 32, 64, 8, 32, 64 प्रथम, द्वितीय, तृतीय या हीन, मध्यम, उत्तम। ध्यान दीजिएगा, स्नेहन नस्य की मात्रा होगी। उसको देखेंगे सिरोविरेचनी के स्नेह की मात्रा। सिरोविरेचनी के स्नेह की मात्रा 4 बूंद, 6 बूंद, 8 बूंद प्रति नासारंध्र होती है। उसको देखेंगे हम लोग कि सुश्रुत प्रतिमर्श की संख्या की बात की गई है, प्रतिमर्श नस्य के कुल काल की बात की गई है। तो यहाँ पर देखेंगे सुश्रुत सारंगधर ने प्रतिमर्श की जो काल बताए हैं 14 काल बताए हैं, जबकि वाग्भट ने 15 काल बताए हैं। नोट डाउन कर लीजिएगा अच्छे से। यहाँ पर प्रतिमर्श नस्य के काल 14 बताए गए हैं। तो ये 14 किसने बताए हैं? सुश्रुत सारंगधर ने प्रतिमर्श नस्य के काल 14 बताए हैं, जबकि वाग्भट ने 15 काल बताए हैं, जो कि प्रश्न पूछा जाता है। उसको देखेंगे प्रतिमर्श में दोषानुसार स्नेह का प्रयोग। तो पर्टिकुलर किस दोष में कौन सा स्नेह देंगे? तो यहाँ पर देखेंगे कफयुक्त वात में क्या देंगे, या कफ युक्त वात मतलब कफ विकार में तैल का प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। उसको देखेंगे पित्त का प्रकोप, अगर पित्त का प्रकोप है या पित्तज विकार है तो घृत का प्रयोग करेंगे। तो हम लोग जानते हैं जहाँ पित्त को शमन घृत के द्वारा होता है, ठीक है ना। उसको देखेंगे वात प्रकोप अर्थात वातज विकारों में वसा, तो वी फॉर वातज विकार, वी फॉर वसा, ठीक है, बीबी याद हो जाएगा, ठीक है ना। वातज प्रकोप में वसा, पित्तज विकार में घृत, और कफयुक्त वात में तैल। और देखेंगे वात पित्त अर्थात वात पित्त विकार में मज्जा का प्रयोग करती है। तो ये तो हो गया कि प्रतिमर्श में दोषानुसार स्नेह का प्रयोग हो गया। अब बात करते हैं कवल के भेद। कवल क्या होता है? कवल मतलब जिसको उसमें कल्क धारण करते हैं, कवल में कल्क धारण करते हैं और मुख को चलाते हैं, संचारी होता है, ठीक है ना। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में देखा था। उसको देखेंगे इस 4 प्रकार का होता है। जो वातिक कवल होता है वो स्नेहन कवल होता है। वात दोष के लिए वातिक स्नेहन कवल यूज करते हैं, और जो पैत्तिक दोष के लिए प्रसादन कवल यूज होता है। कफज दोष के लिए शोधन कवल होता है, और व्रण में रोपण कवल यूज करते हैं। उसको देखिए प्रतिसारण के भेद। प्रतिसारण देखेंगे सुश्रुत ने उसके 4 भेद बोले हैं। कल्क, रसक्रिया, छौद्र, चूड़। कल्क, रसक्रिया, छौद्र, चूड़, ये प्रतिसारण के भेद 4 बोले हैं सुश्रुत ने। लेकिन सारंधर की जब बात थी उन्होंने संख्या 3 ही बताई है। कल्क, अवलेह, चूड़। कल्क, अवलेह, चूड़ प्रतिसारण के 3 भेद सारंधर ने बोले हैं। उसको देखेंगे दूषी विष का लक्षण है। दूषी विष का लक्षण है दुष्योदर। दूषी विष का लक्षण है, लेकिन दूषी विष का कार्य क्या है? दकोदर। दूषी विष का कार्य दकोदर है, लेकिन दूषी विष का लक्षण दुष्योदर है। अब देखेंगे सर्प विष के 7 वेगों के लक्षण, मतलब जो हम लोग ने सर्प विष के 7 वेग होते हैं उनमें हर एक के अलग अलग लक्षण बताए गए हैं। देखेंगे प्रथम वेग में रक्त की दृष्टि होती है। देखेंगे रस से शुरू नहीं हो रहा है, रक्त से शुरू हो रहा है। प्रथम वेग में रक्त की दृष्टि, द्वितीय वेग में रक्त के बाद मांस की दृष्टि, जिसमें शोथ बोला गया है, ठीक है ना। तृतीय वेग में
जो है मांस के बाद मेद की दृष्टि हो जाएगी। चतुर्थ वेग थोड़ा सा डिफरेंट है क्योंकि इसमें विष कोष्ठ में आश्रित हो जाता है, कोष्ठ में पहुंच जाता है। लेकिन पंचम वेग में, पांचवें वेग में अस्थि आश्रित अर्थात अस्थि आश्रित हो जाता है विष अर्थात प्राण व अग्नि दूषित हो जाती है। ठीक है ना। पांचवें में क्या हो जाएगा, अस्थि आश्रित हो जाता है, अस्थि दूषित हो जाती है अर्थात प्राण व अग्नि दूषित हो जाती है। छठे जो वेग होता है उसमें मज्जा आश्रित हो जाता है, मज्जा में विष पहुंच जाता है, उसमें ग्रहणी दूषित हो जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सातवां जो विष का वेग है होता है सर्प विष का, उसमें शुक्र धातु आश्रित विष हो जाता है और ये व्यान वायु का प्रकोप होता है ऐसे होने से। ठीक है ना। अब लास्ट में लोग देखेंगे पशु विष चिकित्सा में औषध की मात्रा। पशु विष चिकित्सा में औषध की मात्रा तो 1 2 3 4 सीक्वेंस दिया। 1, बकरी व भेड़ में मनुष्य सदृश मात्रा देते हैं, बकरी व भेड़ में मनुष्य सदृश मात्रा देते हैं। दूसरा है घोड़ा व गाय में 2 गुना, घोड़े और गाय में 2 गुना, भैंस व ऊँट में 3 गुना, हाथी में 4 गुना जो है औसत की मात्रा देते हैं। ठीक है। इस तरह से ये पार्ट कंप्लीट होता है। धन्यवाद।